वो एक सुहानी शाम का मंजर था। गर्म घास पर भरी हुई ट्रे थामे वो सहज सहज कदम उठा रही लॉन में रखी चेयर्स की तरफ बढ़ी चली जा रही थी, जिन पर बड़ा जमान अजहर फारूकी और नूरुल हुदा दुनिया और माफिया से बेखबर ना जाने किन बातों में उलझे थे। इन दोनों ने ही इसकी आमद को महसूस नहीं किया था, बल्कि नूरुल हुदा तो इस वक्त चौंके जब ट्रे रखने के लिए झुकते हुए उसका कांसी दुपट्टा शाने से सुर्ख कर घुटने पर रखे इनके हाथ पर आ पड़ा। इसने एक हाथ से दुपट्टा कंधे पर डालते हुए दूसरे हाथ में कप उठाकर बाबा जान की तरफ बढ़ाया, मगर इन्होंने हाथ में पकड़ा अखबार एकदम ही अपने सामने फैला लिया। वो सुन सी हो गई। ये हो ही नहीं सकता कि अजहर फारूकी ने इसे अपनी तरफ कप बढ़ाते ना देखा हो। नूरुल को भी इनकी हरकत अच्छी नहीं लगी। वो खुद को बोलने से रोक ना पाए। बाबा जान, वो आपको कब पकड़ा रही है? अजहर फारूकी ने ज़रा सा अखबार को ना नीचे करते हुए सरसरी सी अंदाज में कहा, टेबल पर रख दो ना बेटा। और फिर से अखबार अपने सामने किया। उसने कब इनके सामने रखा और इसी खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। इसका चेहरा पत्थर की तरह बेजान था। हर बार अपने नज़रअंदाज किए जाने पर इसकी कैफियत इतनी ही शदीद हो जाती थी। नूरुल हुदा इसकी इस कदर हसासियत पर अक्सर हैरान और कभी कभार तो परेशान हो जाते थे। इसे इस ट्रांस से बाहर लाने के लिए नूरुल हुदा ने कप उठाकर इसके सामने और अपनी आदत के मुताबिक बशाशत से बोले, क्या शाम की चाय पीना भी छोड़ दिया है? इसने चौंकते हुए इनकी तरफ देखा और सादगी से मुस्कुराते हुए इनके हाथ से कप लेकर घूंट घूंट पीने लगी। घर में बेकार बैठकर बोर क्या करोगी? तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? इन्हें लगता था इसकी हद से बढ़ी हुई हसासियत की वजह तन्हाई है, हालांकि घर में बाबा जान और खुद वो मौजूद थे, मगर नूरुल हुदा अपनी मसरूफियात की वजह से इसे ठीक से टाइम नहीं दे पाते थे और बाबा जान को गो के रिटायर थे, मगर अलग थलग रहना पसंद करते थे। इन्होंने सोचा यूनिवर्सिटी जाने से इसकी तन्हाई ख़त्म हो जाएगी और फिर शायद इसकी जज्बातियात भी कम हो जाए, मगर इसने फ़ौरन ही इनके ख्याल को मुस्तरद कर दिया। बीए कर लिया है, काफ़ी है, मुझे आगे नहीं पढ़ना। ये क्या बात हुई? वो टोक कर बोले। बस। कुछ समझ नहीं आया तो इसने कंधे उचका दिए। बस क्या? वो कभी कभार ही परेपन का रौब झाड़ते थे और जब ऐसा करते थे बड़े आराम से मरूब हो जाती थी, जैसे अभी को हो गई थी। वो इसी लहजे में बोले, मेरा ख्याल है एडमिशन तो ओपन हो चुके होंगे, मैं किसी दिन फॉर्म ले आऊँगा, तुम बस फिल कर देना। मगर हादी भाई, मुझे आगे नहीं पढ़ना। वो मुमनाई। क्यों? इनका अंदाज होनहार वही था। मुझे कोर्स की किताबें अच्छी नहीं लगती। बड़ा मासूम सा अंदाज था। नूरुल हुदा मुस्कुरा दिए। फिर क्या अच्छा लगता है, बताऊं? वो इसी भोलेपन से जोश में आकर बोली। फिर इनका जवाब का इंतज़ार किए बगैर शुरू हो गई। इसने सर उठाकर दूर तक फैले आसमान को देखा और कहा, मुझे आसमान को देखना अच्छा लगता है, और इसमें उड़ते बादल और परिंदों की चहकार, सूरज की किरणें और चांद की चांदनी, फूल, तितली, खुशबू, सहरा में बहती हुई हो हवा की आवाज़, समुद्र की लहरें, सर्दियों में सकून। बोलते बोलते वो अचानक हंस पड़ी। फिर इन्हें देखकर बोली, हादी भाई, मुझे ज़िंदगी अच्छी लगती है। वो हंस पड़े, मगर वो एकदम से चुप होकर कुछ सोचने लगी थी। फिर इसने कप टेबल पर रखा और अपनी जगह से उठकर घास पर बाबा जान के कदमों में बैठ गई, जो लाताल्लुक से अखबार में गुम थे। इन्हें मुतवज्जा करने के लिए इसने अपने हाथ अजहर फारूकी के घुटने पर रख दिए। इन्होंने अखबार हटाकर इसे देखा। बाबा जान आर्ट्स काउंसिल में नौमूस मसूरों की पेंटिंग्स की नुमाइश हो रही है। मैंने भी अपना नाम दिया है और पता है मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। 17 दिसंबर से 3 दिन की नुमाइश है, आप आएंगे ना? जोश में बोलते आखिर में इसका लहजा मिन्नत भरा हो गया था। तुम जानती हो कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं। इन्होंने मुकम्मल इनकार नहीं किया था। इसी से हौसला पकड़कर वो बोली, मगर थोड़ी देर तो जा ही सकते हैं बाबा जान। ये मेरी पहली
इस्टेब्लिशमेंट है। इस बहाने आप मेरी पेंटिंग्स भी देख लेंगे। जानते हैं मैंने इस स्टिल लाइफ और लैंडस्केपिंग के अलावा वो उसके भी की बनाए हैं, और कैलीग्राफी तो मैं पहली बार ही की है। पिछले महीनों में मैंने इतने सारे नए कैनवास बना लिए थे और आपने अभी तक कोई भी नहीं देखा। अगर दिखाना मकसूद है तो आज ही एक नशिश तुम्हारे कमरे में देख रख लेते हैं, लेकिन मैं एग्जीबिशन नहीं आ पाऊँगा। आर्मी लाइफ के दौरान भी हजूम जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं था। अब तो मैं रिटायर्ड लाइफ गुजारते घर तक ही महदूद हो गया हूँ। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। क्या हो जाता अगर बाबा जान इसका दिल रखने की खातिर कुछ देर चले जाने की हामी भर लेते। नूरुद्दीन ने तासुब से सोचकर इसे देखा। इसी ने अपनी आंखें झुका रखी थी, फिर भी इसकी पलकों पर लजरते आंसू नूरुद्दीन को साफ नजर आ रहे थे। नूरुद्दीन बेचैन होकर उठे और इसके पास वाली चेयर पर बैठकर टेबल पर रखे इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कुछ कहने ही चाहते थे कि इसने आहिस्तगी से अपना हाथ इनके हाथ से नीचे निकाला और उठकर यूं ही रुख फेरे अंदर की तरफ बढ़ गई। जूतों समेत बेड पर लेटे नूरुद्दीन को अपने कनपतियों पर नमी का एहसास हुआ था। वो उठ बैठे, अपने चेहरे पर से आंसुओं को साफ करके हाथ अपने आंखों के सामने किया और पूरों पर ठहरी नमी को देखने लगे। जो आज तुम यहाँ होती तो देखती कि जो आंसू तुम्हारी आंखों से ना बह सके वो 27 सालों में मेरा चेहरा भिगो रहे हैं। बेसबब तो नहीं, तेरी यादों से क्या नहीं सीखा। जब्त का हौसला बढ़ा लेना, आंसू को कहे छुपा लेना, कांपती डोलती सदाओं को छप की चादर पर ढांप कर रखना, बेसबब भी कभी हंसना जब हो बात कोई तलक की। तेरी यादों से क्या नहीं सीखा। वो थके थके से उठे और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांका। पोर्च की तेज रोशनी में तानिया बार बार हॉर्न बजा रही थी। फिर अजहर फारूकी चंद लम्हों बाद अपने पोतों के साथ नजर आए। संभलने के लिए हमेशा ठोकर की ज़रूरत क्यों होती है? फ्रंट डोर खोल कर बैठे अजहर फारूकी को देखकर उन्होंने सोचा था। हाथ में बुके पकड़े तानिया ने अस्पताल की इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन काउंटर पर शान की फादर का नाम बताकर इनका रूम नंबर पूछ लिया। रूम नंबर 5 दुबली पतली लड़की ने कंप्यूटर से चेक करके इसे बताया। थैंक्स कहकर तानिया लिफ्ट की तरफ आई। लिफ्ट से निकलते ही तानिया को सामने से फ़ायज़ा आती दिखाई। आपने पास आने पर वो बोली, कहाँ जा रही हो? घर। फ़ायज़ा ने जवाब देकर पूछा, मगर परसों क्या हुआ था? थोड़ी देर का कहा कहकर तुम तो गायब ही हो गई। एक ज़रूरी काम याद आ गया था, इसने कहा। फ़ायज़ा घर जाने का इरादा तर्क करके इसके साथ ही चलते हुए रूम में आ गई। पहला कदम कमरे में रखते ही तानिया ने शान की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, मगर जानबूझकर नज़रअंदाज करके वो बेड पर लेटे शख्स की तरफ आ गई। बेड के साथ ही रखी मेज़ पर बुके रख कर इसने हल्की सी आवाज़ में पूछा, इनकी तबीयत अब कैसी है? काफ़ी बेहतर है। अपने पीछे से शान की भारी आवाज़ सुनकर वो संभल कर पलटी, कोशिश करके हैरान होते हुए बोली, तुम? फिर कसादन मुस्कुराई, सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तभी इसकी नज़र सोफे पर बैठी सब्ज आंखों वाली औरत पर पड़ी। इसने फ़ौरन इन्हें सलाम किया और फ़ायज़ा की तरफ देखने लगी कि इनका तारुफ कराए। खुद से वो समझ नहीं सकी थी कि वो शान की मदर है या कोई रिश्तेदार। ऐसा ही सवाल तानिया के लिए इनकी आंखों में था। फ़ायज़ा ने दानिस्ता इन सवालों से आंख चुराते हुए, मेरा ख्याल है बाहर चलकर बात करते हैं, यहाँ हमारी आवाज़ से अंकल की नींद ख़राब होगी। वो दरवाज़ा खोल कर बाहर चली गई तो तानिया और शियान भी आगे पीछे बाहर आ गए। तानिया फ़ायज़ा के साथ ही बेंच पर बैठ गई। शियान दीवार से कमर लगाए सामने खड़ा था। इतनी देर में पहली बार तानिया ने इसकी तरफ देखा था। ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहने इसका हुलिया रफ सा था। काले बाल पर तरतीबी से माथे पर पड़े थे। शेव बढ़ी हुई थी और आंखों से के नीचे हल्के नज़र आ रहे थे। अपने फादर के लिए बहुत परेशान है। तानिया ने दिल में इसके लिए हमदर्दी महसूस की। बहुत अपसेट हो? आखिर इसने बात शुरू की। अबू मेरी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर इनकी तकलीफ़ नहीं। इंशाअल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे, तानिया ने दिल से कहा। आजकल क्या कर रही हो? वो बात बदलने की कुछ खास नहीं। तो करो ना, और इतना इंतज़ार करवाओगी?
क्या मतलब? मैं समझी नहीं। शादी की बात कर रहा हूँ। वैसे तुम दोनों ने बहुत मायूस किया है, करियर के पीछे ही पड़ गई हो। वरना मेरा ख्याल था एमबीए की डिग्री मिलते ही तुम दोनों डोली में बैठ जाओगी। जानबूझकर इसने ये टॉपिक शुरू किया है। इसके ख्याल इस ख्याल से तानिया को इस पर गुस्सा आने लगा। फ़ायज़ा भी कुछ चिढ़ गई। तुम अपना ख्याल छोड़ो और अंकल का ख्याल करो। कितना अरमान है इन्हें तुम्हारे सर पर सहरा देखने का। यूँ भी उम्र में तुम ही दोनों से ही 3 साल बड़े हो। पहले तुम्हारी शादी होगी, हमारा नंबर तो बाद में आएगा। मैं इश्क की शादी तक इंतज़ार नहीं करने वाली। मतलब? फ़ायज़ा ने पूछा। मैं शादी कर रही हूँ, वो गुस्से से बिना सोचे समझे ही बोल गई। ज़बरदस्त शानिया शयान की आवाज़ पर इसने इसकी तरफ देखा। अगर कोई उम्मीद तानिया के दिल में थी भी तो वो इस वक्त ख़त्म हो गई। शयान के चेहरे पर खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। कब कर रही हो शादी? बहुत जल्द, वो जनबज़ होकर बोली। शादी में बुलाओगी ना? ऑफ कोर्स। और भला मेरी शादी तुम्हारे बिना हो सकती है? वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली। तो शान बस इसे देख कर रह गया, फिर वो फ़ौरन ही उठ गया। अच्छा फ़ायज़ा, मैं चलती हूँ। उठ गई। ठीक है, मैं शाम को फ़ोन करूँगी। बाय। वो कहकर शान की तरफ देखे बगैर तेज़ी से चलती लिफ्ट के का इंतज़ार करने के बजाय सीढ़ियों से नीचे उतर गई। शान को वेडर के पीछों बीच खड़ा उसे लम्हा लम्हा खुद से दूर जाता देख रहा था। फ़ायज़ा उठकर इसके पास आकर बोली। कभी कभी मुझे लगता है शान, तुमने कभी तानिया से मोहब्बत की ही नहीं। इसकी वजह में तपिश महसूस कर रही थी। शान ने इसे देखा और धीमी सी आवाज़ में, वो मोहब्बत करता हो इसलिए तो। फिर होंठ काट कर बीच में ही चुप हो गया। तब तो मुझे तुम पर गुस्सा नहीं, तरस आना चाहिए। मोहब्बत से डर जाने वाले कमज़ोर शख्स पर तरस आ सकता है। बोलकर वो रुकी नहीं, एक झटके से आगे बढ़ी। शान शिकस्ता से अंदाज में वहीं बेंच पर बैठ गया। एंट्रेंस से अंदर पैर रखते ही तानिया ने ड्राइंग रूम में आते आवाज़ों को सुना। वो वहीं रुक गई। अंदर मरियम के मेहमान आए बैठे थे। अंदर से आती आवाज़ों से इसने अंदाज़ा लगा लिया कि अरूसा भी ड्राइंग रूम में मौजूद थी, मगर वो इस वक्त किसी मेल मिलाप के मूड में नहीं थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला था और लॉन्च की सीढ़ियाँ ठीक ड्राइंग रूम के सामने थीं, और यही सीढ़ियाँ इस जीने तक जाती थी जिस पर तानिया का कमरा था। अब अगर वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों तक आती तो वो खुले दरवाजे से इसे देखा जा सकता था। तानिया ने कुछ सोच कर दरवाज़ा बंद किया और बाहर आ गई। लॉन का चक्कर काट कर वो कसरे फारूकी के पिछले हिस्से की तरफ निकल आई। अब इसके सामने सयाह आबूस के बेहद लंबा और काफ़ी चौड़ा मनकश दरवाज़ा था, मगर इस दरवाजे के दोनों पत्तों को पकड़ कर देखते हुए तानिया को कुछ ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। दरवाज़ा खुलते ही तानिया पर जैसे तसल्सुम हो शरबा का कोई बाप खुला था। कम से कम तानिया को ये जगह किसी जादूगरनी की तरह ही लगी थी। कसर फारूकी का ये पोर्शन घर से अलग थलग था और तकरीबन ना इस्तेमाल होने वाला था। तानिया ने एक कदम उठाया और वसी हॉल में आ गई। हॉल के दोनों जानिब आमने सामने दो दरवाजे थे। बाएं तरफ का दरवाज़ा डाइनिंग रूम में खुलता था, जिसके एक जानिब किचन मौजूद था। डाइनिंग रूम में दूसरी तरफ एक और दरवाज़ा जो राहदारी से जुड़ा था, इसके आगे लॉन्च था। दूसरा दाएं जानिब का दरवाज़ा एक लंबे कॉरिडोर में पहुंचता, जिसके आगे सिटिंग रूम में और इससे आगे लॉन्च था। लॉन्च में बाएं जानिब अज़हर फ़ारूकी का कमरा और इसके साथ ही लाइब्रेरी में मुल्हक स्टडी थी, जबकि दाएं जानिब रिहायशी कमरे थे और दाएं जानिब से ही सीढ़ियाँ ऊपर के कॉरिडोर तक जाती थी। वहाँ दोनों जानिब कमरों की तारें थीं, यानी अगर कोई इस हॉल के एक दरवाजे से निकलता तो पूरे कस्रे फारूकी का चक्कर काट कर ही वापस पहुंचता, यहीं पर आप पहुंचता। इस पोर्शन की ये अनोखी खसूसियत थी कि वो बेक वक्त घर के हर हिस्से से जुड़ा भी था और पूरे घर से अलग भी था। हॉल के दखली दरवाजे के सामने डबल कालीन का बड़ा सा टुकड़ा था, जिसके साथ रखा लकड़ी का आराम वो फर्नीचर इसी नशिश का रूप दे रहा था। दाएं तरफ की दीवार पर बड़ा सा आईना था जिसमें आर्ट वर्क किया गया था। आईने के नीचे एक छोटी मेज के साथ दो कुर्सियां थी, जबकि हॉल की बाकी दीवारों पर भी कई तरह की पेंटिंग्स आवेजा थीं और छत से बड़ा सा झूमर लटक रहा था। नाक की सीध में थोड़ा आगे जाकर सीढ़ियाँ थीं, जिनके बाएं जानिब एक ऊंचा लकड़ी का स्टूल था, जिस पर
घूमने वाला डायलर के साथ पुरानी तर्ज का फ़ोन रखा था, मगर इस फ़ोन का कनेक्शन निकाल दिया गया था। सीढ़ियों के ऊपर ऊपरी ज़ीने के सामने एक दरवाज़ा था जिसके दोनों पत्तों पर लटकी जंजीर में ताला लगा था। तानिया ने हमेशा यही सुना था कि वो कमरा स्टोर रूम है। ये अपनी जगह इतनी कुशादा थी और दरवाजे से सीढ़ियों का फासला इतना ज़्यादा था कि जीने वाले कमरे की बालकनी इमारत के सामने की तरफ से दाएं जानब खुलती थी। वैसे तानिया के लिए तो स्टोर रूम में बालकनी की मौजूदगी काफ़ी हैरानकुन थी, जबकि बालकनी में सारा लकड़ी का झोला था और छत से विंड चैम्प्स लटक रहे थे जिनका मधुर संगीत चांदनी रात में मबहूत कर दिया था। और इजाफी हैरत की बात तो यह है कि बालकनी में रखे गमलों में लगे पौधे और मॉर्निंग ग्लोरी के खूबसूरत बेल हरी भरी थी, लेकिन तानिया ने कभी किसी को इन्हें पानी देते नहीं देखा था। घर के किसी फर्द से तो पूछना ही बेकार था, मगर नौकरों से भी एक आध बार इसने जानना चाहा तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि वो कभी इस कमरे में गए ही नहीं। इस हाल के तमाम दरवाजे, सीढ़ियों और जीने के रेलिंग, हद तो ये है कि तमाम फर्नीचर भी मुनकश आभूषणी लकड़ी का था। यूं तो सारा कस्से फारूकी ही सफ़ेद संगमरमर से बना था, मगर सया और सफ़ेद का ये पुरकशिश इम्तराज़ घर के और किसी हिस्से में नज़र नहीं आता था। ऐसा लगता था कि वक्त के साथ साथ बाकी घर की रेनोवेशन तो होती रही, मगर इस हिस्से को जानबूझकर हाथ नहीं लगाया गया। यहाँ वक्त को कैद कर दिया गया था। हॉल के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर बाएं तरफ के दरवाजे से गुजर कर डाइनिंग रूम में आते तानिया को महज चंद सेकंड ही लगे थे, मगर इसे यूं लगा था जैसे एक अहद से गुजर कर आई हो। लाउंज में कदम रखने से पहले इसने ड्राइंग रूम से आती आवाज़ों पर ध्यान दिया। वो सब बदस्तूर गपशप में मसरूफ़ थे। तानिया इत्मीनान से अज़हर फ़ारूकी के कमरे तक आई और दस्तक देने वाली ही थी कि किसी ने कहा, करना सहार अपने कमरे में नहीं है। तानिया ने मरकज़ बहादुर को देखा जो ड्राइंग रूम में चले जा रहा कर जाता इसे देखकर रुक गया था। कहाँ गए हैं? इसने पूछा। ज़मीनों पर गए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे। आपको कुछ काम था तानिया बीबी? नहीं, तुम जाओ। तानिया ने इसे जाने को कहा, फिर खुद ही इसे आवाज़ देकर बोला, बहादुर। जी जी तानिया बीबी। वो रोबोट की तरह वापस मुड़ा। जब मेहमान चले जाएं तो मुझे बता देना, मैं दादा जान के कमरे में ही हूँ। ठीक है जी। वो कहकर चला गया। वो तो तानिया दरवाज़ा खोल कर कमरे में आ गई। कुछ देर तक तो यूं ही कमरा खड़ी रही जैसे सोच रही हो अब क्या करे। फिर इसने हैंडबैग बेड पर डाला और खुद ही जूते उतार कर आराम से लेट गई। वो जिस जाविये से लेटी थी, आतिशदान के ऊपर लगी तस्वीर इसकी आंखों के सामने थी। करने को और तो कुछ नहीं था। वो तो यूं ही इस तस्वीर को देखने लगी। ये तस्वीर किसी 19-20 साल की नौजवान लड़की के चेहरे का क्लोजअप थी। कुशादा पेशानी पर थे के उबरू कमान की तरह काटदार थे। बड़ी बड़ी सुनहरी माइल गिलाफी आंखें जिन पर खमदार पलकों की घनी झालर थी। सातवां नाग गाल सुर्खी माइल भरे भरे थे। होंठ गुडोज और थोड़ी कदरे बारीक थी। चेहरे की रंगत कंदनी थी जिसके इतराफ में शहद जैसी रंगत वाले सिल्की लंबे बाल बिखरे हुए थे। कानों में मोतियों की आवेज़े लटक रहे थे और कंधों पर परा सफ़ेद दुपट्टा भी नज़र आ रहा था। जो भी थी बलाशुबा हसीन थी। मगर हुस्न भी तो दो तरह का होता है। कुछ चेहरे ही ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आंखें चुंधी आ जाती हैं, यूं कि कुछ और नज़र ही नहीं आता। फिर जब वो आंखों से ओझल हो जाते हैं तो वो जहन यूं हड़बड़ा कर जागता है जैसे नींद से जागा हो। फिर जितनी बार इन्हें देखा जाए अपनी कशिश खोते जाते हैं। अलबत्ता कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो आंखों को चंदियाते नहीं, बांध लेते हैं, यूं कि फिर किसी और तरफ देखने को दिल ही नहीं चाहता। फिर चाहे वो आंखों में से ओझल हो जाए, इनका असर बाकी रहता है और जितनी बार वो सामने आए लगता है पहली बार देख रखे है। एक इस लड़की का चेहरा भी इन चेहरों में से था जिनसे नज़र नहीं हटती, बल्कि इस तरह जैसे अब तानिया की नज़र नहीं हट रही थी। तानिया ने कई बार देखा कि अज़हर फ़ारूकी किसी बुत की तरह बैठे घुटनों की इस तस्वीर को तैयार करते थे। इनकी महवियत पर तानिया को हैरत हुआ करती थी, लेकिन अब खुद
इस तस्वीर को देखते हुए बिल्कुल महू हो चुकी थी। मगर इसको महवियत की वजह से महज इस लड़की का हुस्न नहीं था। तानिया ने वो तस्वीर तो सैकड़ों बार देखी थी, मगर तस्वीर वाली को कभी नहीं देखा था। फिर कभी भी पता नहीं क्यों इसके चेहरे पर बहुत मायूस होता था। इसके जहन में वो सवाल सर उठा रहे थे जो बचपन में इसकी तस्वीर को देखकर जहन में आते थे। वो कौन है, इस तस्वीर इसकी तस्वीर घर में क्यों लगी है, इसका इस घर के मकीनों से क्या ताल्लुक़ है। मगर तानिया जानती थी इन सवालों को सोच लेना जितना आसान है, इनके जवाब पाना उतना ही मुश्किल है। इसे याद था एक बार जब वो बहुत छोटी थी तो इसने मरियम से पूछा था, मामा वो लड़की कौन है जिसकी दीवार दादा जान के कमरे में है, तुम्हें इसके बारे में जानना है। वो एकदम गजीज और गुज़ब से बोली थी। तानिया ने चाहा इनकार कर दे, मगर नन्ही सी बच्ची सहम कर हाँ में सर हिला बैठी। फिर क्या था, मरियम ने झपट कर इसका बाजू अपने आंखनी गिरफ्त में ले लिया और इनके गालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। नूरुज़ा ने मरियम को इस हरकत पर डांटा और कोने में खड़ी दहशत से कांपती तानिया के पास आए। वो इस कदर खौफ ज़दा हो चुकी थी कि रो भी नहीं पाई, और इसने रोने की कोशिश में इसका हलक से यानी आवाज़ ही निकल रही थी। 5-6 साल की बच्ची को गोद में उठाकर वो सोफ़े पर आ बैठे, लेकिन कितनी ही देर तक नूरुल से अपनी सीने से लगाए थपकाते रहे। वो कभी इनके बालों में उंगलियां चलाते, कभी इसके मसले गए गालों पर प्यार करते। फिर देर बाद कहीं जाकर वो नॉर्मल हुई थी, मगर इसका जहन में खौफ बैठ चुका था। कुछ दिन बाद अज़हर फ़ारूकी ने इसे बहुत नरमी से समझाया कि वो कभी तस्वीर वाली लड़की के बारे में कोई बात नहीं करेगी। इसका खौफ कुछ और गहरा हो गया। फिर इसने खौफ के मारे कभी इस लड़की का जिक्र नहीं किया। वक्त के साथ साथ तानिया का खौफ तो ख़त्म हो गया, मगर वो ये भी समझ गई कि वो लड़की चाहे जो भी है, इसका जिक्र शजरे ममनू है। फिर ऐसे सवाल करने का क्या फ़ायदा जिनका जवाब ही ना मिले। ये सोचकर इसने कभी इस लड़की के बारे में अपने जहन में तबहस पैदा ही नहीं होने दिया। भला अगर दादा जान के कमरे में किसी लड़की की तस्वीर लगी है तो लगी रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। एकदम से तानिया को एहसास हुआ जैसे वो इस लड़की के बारे में सोचने पर अपना वक्त ज़ाया कर रही है। वो बेजारी से रुख बदल कर उठ बैठी। कोई फ़ायदा नहीं, कोई कभी नहीं बताएगा ये कौन है। इसने खौफ से अपना सर झुकाया और बेड से उठते ही वाली थी कि थकक कर रुक गई। इसका नज़र दादा जान की स्टडी टेबल पर रखी रेड डायरी पर इत्तफाकन ही पड़ गई थी। लोग डायरी लिखते हैं, मगर इसने दादा जान को हमेशा डायरी पढ़ते ही देखा है। देखूं तो इस डायरी में क्या लिखा है। इसने अंदर तजस्सुस जागा। टेबल से डायरी उठाकर वो दोबारा बेड पर आकर बैठी। तकिया रख कर नीम दराज होती वो डायरी का पहला सफ़ा खोल कर पढ़ने लगी। मियाँ जी नवाब शाह के मतमूल और बाअसर ज़मींदार थे। बुलंदो बाला हवेली समेत कई एकड़ पर फैली ज़री अराज़ी पश्तों से इनकी खानगी जागीर के तौर पर वर्षे से इनके हिस्से में आई थी। बेगम हयात ने नहीं थी, अलबत्ता मरहुमा ने 2 औलादें छोड़ी थी और दोनों ही बेटे थे, बड़े मुज़हर फ़ारूकी और छोटे अज़हर फ़ारूकी। मज़हर फ़ारूकी मियाँ जी की तरह पक्के ज़मींदार थे और वाजबी सी तालीम के बाद ही वो ज़मींदारों के कामों में जद गए। अज़हर फ़ारूकी का मिजाज तो ज़मींदाराना ना था, मगर वो अपने आबाई पेशे से कोई ख़ास शगुफ़ नहीं था। इसका बजाय इन्हें तालीम हासिल करने वो दिलचस्पी थी। मियाँ जी को बेटे का शौक़ पसंद था और वो साथ ही वसाइल के बाद की भी कोई कमी नहीं थी। इन्होंने अज़हर फ़ारूकी हसूल तालीम के लिए बखुश कराची भेज दिया। 1000 गज पर तामीर किया गया कस्र फ़ारूकी सफ़ेद संगे मरमर से बनी पुरशिकवा इमारत थी, जिसकी चारों तरफ दायरे की शक्ल में 500 गज चौड़ा खूबसूरत लॉन था। बाहर से अगर ये इमारत सब्ज़ो सफ़ेद का शाहकार थी, तो अंदर से सया सफ़ेद का मजमुआ। कस्र फ़ारूकी की तज़ीन और आराइश में लकड़ी का बकसरत इस्तेमाल हुआ था, वो भी सिर्फ अबनूस की लकड़ी की। अज़हर फ़ारूकी ने कस्र फ़ारूकी में रहते हुए
ही ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया और इसके बाद आर्मी में जाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मियाँ जी को ये बात पसंद नहीं आई। वो चाहते थे तालीम हासिल करने के बाद अज़हर फ़ारूकी वापस हवेली आ जाएं और अज़हर फ़ारूकी को ये मंजूर नहीं था। आखिर अज़हर फ़ारूकी इनकी मदद को आए। न जाने किन मुश्किलों से उन्होंने अज़हर फ़ारूकी को आर्मी ज्वाइन करने की इजाज़त दिलवा दी। बहरहाल जब सारे मामलात खुश असलूबी से तय हो गए तो इन्हें बेटों की शादी का ख्याल आया। इस मामले में अज़हर फ़ारूकी ने बड़े भाई की तरह ही फर्माबरदारी से सब कुछ इन पर छोड़ दिया। मियाँ जी ने खुद बहुएं के इंतखाब में एहतियात बरती। अज़हर फ़ारूकी की बेगम नूरैन ज़मींदार घराने से थी, अलबत्ता छोटी बहू फरियाल कराची की पढ़े लिखे ख़ानदान से थी और ख़ुद भी तालीम याफ्ता थी। शादी के बाद साल ही अज़हर फ़ारूकी बेटे के बाप बन गए और पोते की पैदाइश के चंद हफ्तों बाद ही मियाँ जी क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए। दुख कितना ही बड़ा हो, ज़िंदगी में नहीं रुकती। यही सोचकर दोनों भाई अपनी ज़िंदगियों में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अज़हर फ़ारूकी की नसीब में एक दुख और लिखा था। अज़हर फ़ारूकी आर्मी ज्वाइन करते ही मुसाफिर हो गए थे और इनका पड़ाव कभी एक तो कभी दूसरे शहर होता। मगर फरियाल को भी गांव का माहौल पसंद नहीं था और अज़हर फ़ारूकी की गैर मौजूदगी में इनकी का हवेली में रहना ऐसा ज़रूरी भी नहीं था। इसलिए वो शादी के इब्तदाई दिनों में ही कसरे फ़ारूकी शिफ्ट हो गई। लेकिन इनका अपने ससुराल से मुकम्मल राब्ता था। कभी वो खुद हवेली चली जाती तो कभी इनका जेठ जेठानी बेटे को साथ लेकर कराची आ जाते। इस बार भी इनकी वापसी एक लंबे क़याम के बाद हुई थी, मगर वो नवाब शाह तक नहीं पहुंच सके। रास्ते में ही इनकी कार का मुसाफिर खोज के साथ ज़बरदस्त तसादम हुआ था। हादसे की इत्तला मिलते ही अज़हर फ़ारूकी जाए हादसा पर पहुंच गए थे, मगर जब वो पहुंचे तो इनकी भाई और भाभी दम तोड़ चुके थे। लेकिन 3 साल का इनका बेटा मौजज़ाना तौर पर महफूज था। भाई भाभी की तदफ़ीन से फारिग होकर जब दोनों मियाँ बीवी ने रुकते सफ़र बांधा तो इस नन्हे से बच्चे को भी साथ कराची ले आए। फरियाल को अपनी गोद तो एक अब तक खाली थी। इन्होंने बहुत आसानी से इस बच्चे को अपने बेटे की हैसियत से कबूल कर लिया और बहुत जल्द ही इनकी ज़िंदगी का मरकज़ बन गया। यहाँ तक कि शादी के साथ में बरस मिन्नतों और दुआओं का समर बनकर पैदा होने वाली मलीहा फ़ारूकी भी इसके लिए फरियाल की मोहब्बत को कम ना कर सकी। फिर इसके 7 साल बाद जैसे अज़हर फ़ारूकी हसूल तालीम के लिए कराची आए, अपने भतीजे को इन्होंने आला तालीम के लिए लंदन भेज दिया। मगर 4 साल बाद ही इन्हें वापस आना पड़ा। मलीहा की पैदाइश के वक्त ही फरियाल को कुछ पेचीदगियों से गुजरना पड़ा था और फिर इसके बाद वो मुस्तकिल बीमार रहीं और 11 साल की बीमारी के बाद वो खालिक हकीकी से जा मिली। पालने वाली माँ को कंधा दे कर वो फिर लंदन से सुधर गए। मगर मलीहा की ज़िंदगी में खिला हमेशा के लिए ठहर गया। हालांकि बाबा जान ने बहुत जल्द ही रिटायरमेंट ले ली, शायद मलीहा की तन्हाई के लिए ख्याल से, मगर पास होने और साथ होने में फ़र्क होता है। अब सूरत हाल ये है कि या तो अपनी स्टडी में वक्त गुजारते हैं या अपने पुराने दोस्त मलिक नासिर के साथ शतरंज खेलते हैं। और मेरी यानी मलीहा फ़ारूकी की रूटीन भी बस यूं ही सी है। मैंने हाल में ही ग्रेजुएशन किया है और मेरा सारा वक्त घरदारी में या फिर पेंटिंग में गुजर जाता है। हाँ, रोज़ ही कुछ वक्त निकाल कर मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। वैसे तो बाबा जान की लाइब्रेरी में मेरे लिए बहुत सी किताबें हैं, मगर लाइब्रेरी जाने की वजह सिर्फ इतनी ही है कि मैं इस तन्हाई से कुछ देर को पीछा छुड़ा सकूँ, जो अम्मी जान के इंतकाल के 9 साल बाद मुझे भोंकला देती है। मगर अब शायद तन्हाई का एहसास कुछ कम हो जाए। पढ़ाई ख़त्म करके नूर हुदा ने लंदन में जॉब कर ली थी, पर अब सुना है कि बाबा जान के भतीजे हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं। तानिया को झटका लगा था। वो जल्दी से सीधी हो बैठी। फिर इसने इस लाइन को दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी और चौथी बार पढ़ा। हर बार पढ़ने के बाद इसे एक बात समझ आई, पापा दादा जान के बेटे नहीं हैं। ये इसके लिए इंकशाफ था। वो सोचने लगी, अगर ये बात सच है तो फिर छुपाई क्यों गई? भला इस बात का पता चल जाने में क्या हर्ज था? अज़हर फ़ारूकी अगर नूरुल हुदा के चचा भी थे तो तानिया के बहरहाल दादा ही थे। फिर इसने सोचा, जब तक वो सब कुछ जान नहीं लेती
इस बात को खुद तक महदूद रखेगी। इस वक्त दस्तक की आवाज़ पर तानिया उछल गई। इसने जल्दी से डायरी अपने पीछे छुपा ली। दरवाज़ा खोला और इसकी आवाज़ पर मुलाजमा ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका। मेहमान चले गए हैं तानिया बीबी, और सबका आपका खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। पापा आ गए? इसने पूछा। नहीं, ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। इसके जाने के बाद डायरी हाथ में लिए उठते और चलते हुए तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई। मुझे शक सा हो रहा है कि मलिया फ़ारूकी आप ही हैं, और अगर आप मलिया फ़ारूकी हैं तो ये डायरी भी आपने ही लिखी होगी। हमेशा से मेरा दिल चाहता था कि मैं आपके बारे में कुछ जान पाऊँ, और अब ये डायरी मुझे आपके बारे में काफ़ी कुछ बताने वाली है। मगर घबराइए मत, पढ़कर आपकी डायरी वापस कर दूंगी, और इसमें जो भी लिखा है वो मेरे और आपके दरमियान रहेगा, ये मेरा वादा है। वो चुप हुई, फिर अपने ही हरकत पर हंसती कमरे से बाहर आ गई। इसने डायरी अपने कमरे में रखी और खाने नीचे चली आ गई। डायरी पढ़ने के की जल्दी में इसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और चंद नवाले लेकर ही अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर इसने लाइट ऑन की और दरवाज़ा लॉक करके दराज में से डायरी निकाल कर बेड पर चढ़ कर बैठ गई। मलिहा लाइब्रेरी पर बैठी किताब के मुताले में गर्क थी कि इसे अपने चेहरे पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई। इसने सर उठाकर देखा, मगर कोई भी मुतवज्जह नज़र नहीं आया, तो सर झुकाकर वापस किताब पर नज़रें जमा दी, मगर किसी ने की नज़रों का एहसास बस दूर था। वो चिढ़ गई। आज तीसरा दिन था कि वो किताब लेकर बैठी और किसी की नज़रें की शिद्दत इसे बेचैन करने लगी। वो 2 दिन तक वो अपना वहम समझकर नज़रअंदाज करती रही, मगर आज सचमुच इसे गुस्सा आ गया था। इसने किताब बंद की और अपनी तरफ का इतराफ़ का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। इसके बिल्कुल सामने एक अंकल अखबार पढ़ रहे थे, मगर इनकी सफ़ेद दाढ़ी का एहतराम करते हुए इसने अपनी दाएं जानिब चेहरा मोड़कर देखा। वहाँ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स बैठे कंबाइन स्टडी कर रहे थे। वो ग्रुप के लड़कों को मशकूक निगाहों से देखने लगी, मगर किसी ने भी इसकी तरफ नहीं देखा। तो इसने दूसरी तरफ देखा। वो कोई लड़की थी और जाहिर है ये हरकत वो तो नहीं करेगी। हाल में कुछ और लोग भी थे, मगर मलिहा ने किसी को भी अपनी तरफ देखते हुए नहीं देखा। क्या मुसीबत है? इसे सख्त बेजारी हुई। वो 2 दिन से यही हो रहा था। बैठे बिठाए महसूस होने लगा था कि कोई इसे बहुत मुतवज्जा से देख रहा है, मगर ढूंढने पर कोई नज़र नहीं आता। वो गुस्से से खोलती घर आ गई खोलती घर आ गई। अपने एक तरफ से तो इसके ने मसले का हल ये निकाला था कि आज सुबह के बजाय शाम को आई थी और अपनी मखसूस जगह से हट कर बैठी थी, मगर सामने वाला भी काफ़ी मुस्तकिल मिजाज का था। घर की तन्हाई में से घबरा कर वो यहाँ आती थी, पर अब लग रहा था कि इस नादीदा मेहरबान की वजह से ये इकलौती सरगर्मी भी तर्क करनी पड़ेगी। वह उठी और किताब घर जाकर पढ़ने के लिए उनके ख्याल से इशू करवाती बाहर आ गई। एक्सक्यूज़ मिस। वो पत्थर की चौड़ी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब कोई इसके पीछे से बोला। वो रुक कर पलटी तो देखा, सामने रंग का एक लड़का ब्लैक पैंट शर्ट पहने इसकी तरफ आ रहा था। जी। वो करीब आ गया तो मलिहा ने कहा। इस जी के जवाब में इसने जो जवाब दिया, इसे सुनकर मलिहा का जी चाहा कि इसका सर फाड़ दे। बेफिक्री से माथे पर आए काले बादलों को एक हाथ से उठाए हुए वो बड़े आम से अंदाज में बोला था, आप मुझसे शादी करेंगी? मलिहा को पहले तो लगा इसने सुनने में गलती हुई है। फिर इसे घूर कर देखते हुए ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर अपना इरादा तर्क करके वो पलटी और सीढ़ियाँ उतरने लगी। वो भी साथ हो लिया। देखिए, ना तो आपसे मजाक कर रहा हूँ, ना ही मेरा इरादा फ्लर्ट करने का है। मैं पूरी संजीदगी से आपको प्रपोज़ कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ये सब अजीब लग रहा हो, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सोच कर जवाब दीजिएगा। मुझे जवाब जानने की कोई जल्दी नहीं है। आप चाहें तो कल जवाब दें, परसों दें, 1 हफ्ते बाद दें, 1 साल बाद दें, 10 साल बाद दें, या चाहे क़यामत के दिन। मैं यही लाइब्रेरी में आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। मलिहा ने पहले तो अपने कदमों की रफ्तार तेज़ की, फिर कानों पर हाथ रख लिए, और आखिर में इसने दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए इसे एहसास हुआ कि इसकी आवाज़ आनी बंद हो गई है, तो इसने रुक कर डटे पलट कर देखा। दूर तक सड़क सुनसान थी। इसे इत्मीनान हुआ। भागते हुए सांस फूल गया था। वो वहीं सड़क के किनारे फुटपाथ पर
कर सांस दुरुस्त करने लगी। बदतमीज़ कमीना लॉफर कहीं का। कहता है शादी करेगा, इसे मारूंगी, ऐसा मारूंगी कि शादी बर्बादी सब भूल जाएगा। इडियट जवाब लेने आएगा। बेतहजीब इंसान आएगा तो आता रहे, मैं तो अब मुड़ कर भी उधर का रुख ना करूं। वो फुटपाथ पर बैठी ऊंची आवाज़ में इसे सिलवतें सुनाती रही। वो तो शुक्र था सड़क बिल्कुल खाली थी, वरना अगर कोई इसे इस हाल में देख लेता तो हाथ पकड़ कर पागल खाने छोड़ाता। पागल हूं ना मैं कि कोई भी राह चलता शादी की ऑफ़र करेगा और मैं चल पड़ूंगी। बड़बड़ाते हुए वो उठी। अब वो अपने तरफ गौर किया तो जी चाहा सर पीट ले। ये जगह इसकी जानी पहचानी तो थी, मगर इसके घर से काफ़ी दूर थी। बिना देखे सर पर दौड़ते वो अपने घर जाने वाली सड़क की बजाय दूसरी तरफ निकल आई थी, इस ख्याल से कि वो कहीं रास्ते में ना मिल जाए। वापस पलटने की बजाय इसने आगे जाकर मेन रोड से घर जाने का सोचा और आगे बढ़ी। और फिर इस एकदम ही गुस्से में पलट कर जहाँ से आई थी उस तरफ मुंह करके ज़ोर से बोली, उल्लू का पट्ठा, बाबा को बता दूंगी ना तो कल इसे गली से तुम्हारा जनाजा निकल रहा होगा। फौजी का हाथ पड़ा तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। वो यूँ बोल रही थी जैसे वो यहाँ वहाँ खड़ा सुन रहा था। वो सारे रास्ते बुकती झुकती घर पहुंची तो अजहर फारूकी लॉन में ही थे। वो तो सीधी अंदर जाने वाली थी, पर इन्हें अपनी तरफ आता देखकर वो इनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। आज तुमने कुछ ज़्यादा ही देर कर ली। इनकी बात पर इसने बेसाख्ता कलाई पर बंधी खड़ी की तरफ मुड़ कर देखा। वो आमतौर से 2-2.5 घंटे में वापस आ जाती थी, मगर आज इसकी वापसी 3 घंटे बाद हुई थी। एक तो पहले इसने खूब दिमाग ख़राब किया, फिर गुस्से में इतना ख्याल भी नहीं किया कि रिक्शा या टैक्सी ही कर लेती और कोसते पैदल ही चल ली आई। मैं एक पागल जो मिल गया था। फिर देर किस कैसे ना होती। वो आहिस्ता से बोली, क्या कह रही हो? इसके होंठ हल्के। कुछ नहीं, मैं आपका इंतज़ार आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे तो कुछ काम था? हाँ, मुझे पूछना था, तुमने नूरुल्लाह का कमरा तो ठीक से सेट कर दिया? कितनी बार पूछेंगे? इसने दिल में कहा। इनकी तशफ़ी करने के ख्याल से बोला, आप बेफ़िक्र रहें बाबा जान, मैंने इनका कमरे की हर चीज़ खुद अपने हाथों से सेट की है। फिर इनके पास से हटकर वो किचन की तरफ से गुजरती पिछली तरफ के हॉल में आ गई। हॉल की सीढ़ियाँ एक एक करके चढ़ती वो अपने कमरे में आई। ये कमरा बहुत खुला और काफ़ी बड़ा था और आराइशी लड़ियों की मदद से कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक तरफ का हिस्सा बेडरूम था जिसमें वार्डरोब भी साथ ही जुड़ा था। वार्डरोब के एक तरफ अटैच बाथरूम, बेड की पायती की तरफ थोड़ा हटकर सोफ़ा सेट रखा था, जिसके दरमियान में दरमियाने साइज़ का टेबल भी मौजूद था। दूसरा हिस्सा आर्ट स्टूडियो का लुक दे रहा था। सामने की दीवार पर लकड़ी का लंबा सा रैक मुनासिब ऊंचाई पर दीवार से जोड़ा गया था, जिस पर कुछ कैनवस सूखने के लिए रखे थे। कुछ कैनवस दीवार के साथ भी लगे थे। एक तरफ राइटिंग टेबल के साथ कुर्सी रखी थी। एक गोल ऊंचा टेबल भी था जिस पर कलर ट्यूब्स और पेंटिंग ब्रश थे। अक्सर चांदनी रातों में वो झूले में लेटी इन आवाज़ों को सुनती थी। ये कमर कुशादा तो था, इसकी एक और खूबसूसियत ये थी कि ये बाकी घर से मुंसलिक होते हुए भी काफ़ी अलग था, और इसी वजह से मलिहा ने इसे अपने लिए मुंतखब किया था कि वो यहाँ यकसुई से अपना काम कर सकती है। मलिहा ने किताब टेबल पर रखी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। मुंह हाथ धोकर वो तौलिए से खुश्क करती एज़ल के सामने आ खड़ी हुई। ये कैनवास इसने काफ़ी दिन पहले शुरू किया था, मगर अभी तक आसमान का कुछ हिस्सा और एक सूखा दरख्त ही पेंट कर पाई थी। इसने सोचा आज इस कैनवास को ज़रूर मुकम्मल कर लेगी। इसने ट्रे में कलर मिक्स करके ब्रश पर लगाया और कैनवास पर कुछ स्ट्रोक लगाकर इसने हाथ रोक लिया। पता नहीं क्यों इसका जहन यकसू नहीं हो पा रहा था। इसने एक बार और सोचा, मगर जहन अब भी बटा हुआ था। इसने महसूस किया कि कोई चीज़ इसे डिस्टर्ब कर रही है, शायद वो विंड चाइम्स की आवाज़। और इसने सोचा और उठी। बालकनी के साइड ग्लास डोर को बंद करके वो मुतमईन सी होती कुर्सी घसीट कर आइजल के सामने आराम से बैठ गई, मगर अब कमरे की खामोशी से चुभने लगी थी। वो कुर्सी गई
इसी माहौल में वो घंटों कैनवस पर काम किया करती थी, मगर आज वो अपने जहन तक नहीं पा रही थी। तंग आकर इसने ब्रश रखा और किचन में देखा। सामने वो किचन टेबल के साथ रखे स्टूल पर चढ़ा इस हम दुबला पतला सा बहादुर सलाद काट रहा था। तुम? वो इसे हैरानी से देखकर बोली। गुलबानो कहाँ है? अम्मा ठीक नहीं, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज खाने में नहीं, मैंने बनाया है। हूँ। मलिया ने हंगारा भरा और खाने का जायज़ा लेने लगी। बीबी साहब, मेहमान रात को देर से आएंगे? बहादुर ने सलाद फ्रिज में रखते हुए पूछा। मेहमान नहीं, छोटे साहब आ रहे हैं। मलिया ने तस्दी की। छोटे साहब क्या यहीं रहेंगे? जाहिर है, इंसान अपने घर में ही रहता है, तो फिर वो लंदन में कहाँ रहते थे? बहादुर ने सोचते हुए फलसफाना अंदाज में सवाल पूछा। फुटपाथ पर। वो चिढ़ गई। तुम क्या नाश्ते में कौवे खाते हो? जब देखो ज़ुबान चलती रहती है, ज़रा देर को चुप नहीं रहा जा सकता। बहादुर की शक्ल बता रही थी कि इसे मलिहा का डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मगर मलिहा ने परवाह किए बगैर मजीद कहा। अगर रायता बना चुके हो तो टेबल पर खाना लगा दो और बाबा जान से भी कह दो खाना तैयार है। ठीक है जी, वो रूठे रूठे अंदाज में बोलकर बर्तन लगाने लगा। एक भतीजे के आने पर कसरे फारूकी को नए अंदाज से सजाया गया था, जिसकी वजह से मलिहा फारूकी को कोफ्त हुई थी। मलिहा चावलों की डिश टेबल पर रख रही थी कि बहादुर आकर बोला, कर्नल साहब कह रहे हैं वो खाना छोटे साहब के साथ खाएंगे। मलिहा ने अपना माथा पीट लिया और खुद बुलाने चल पड़ी। इसने स्टडी में पैर रखा था कि इसकी हंसी छूटे छूटे रह गई। हमेशा की तरह सफ़ेद ब्राक कुर्ता शलवार में काले रंग के सादा से चप्पल पैरों में डाले सुनहरी फ्रेम की ऐनक लगाए वो सामने कुर्सी पर अटेंशन बैठे थे और नज़रें वॉल क्लॉक पर जमी थी। वो आगे बढ़ी और चलते हुए इनके पास फर्श पर बैठ कर अपने हाथ इनके घुटने पर रखे। ये इसके बचपन की आदत थी। इसे जब भी बाबा जान को मुतवज्जा करना होता तो मुखातिब करने की बजाय इनकी तरफ देखने लगती। अज़हर फारूकी ने क्लॉक से नज़र हटा कर इसे देखा। खाना खा लें बाबा जान, आज तो खाना नूरुल हुदा के साथ ही खाऊंगा, तुम जाकर खा लो। बाबा जान, इनकी फ़्लाइट 11 बजे लैंड करेगी और घर आने तक 1:30 बज जाएगा। इतनी रात को आने के बाद वो सुबह के नाश्ते से पहले कुछ नहीं खाएंगे। मुझे खाना नहीं खाना। इन्हें मलिहा की बात सही लगी थी, फिर भी खाने के लिए मना तो मलिहा ने फिर इसलाल किया। थोड़ा सा खा लें, आप जानते हैं मुझे अकेले खाना पसंद नहीं। खाना खाने के लिए भूख का लगना ज़रूरी नहीं, किसी का साथ होना नहीं। तुम्हें भूख लगी है तो जाकर खा लो, इन्होंने नरमी से मगर कत्ती लहजे से में कहा। इसे बुरा तो लगा मगर मजीद कुछ नहीं कहा। वो उठकर डाइनिंग रूम में आ गई। बहादुर इसकी आवाज़ पर बहादुर बोतल के जिन की तरफ हाजिर हो गया। खाना उठा दो। वो कमरे से जाकर लाइब्रेरी से इशू करवाई किताब उठाए लाउंज में आ बैठी। 11 बजने में 1 घंटा बाकी था कि बाबा जान स्टडी से निकल कर लाउंज में आए। फिर इसे देखकर बोले, मलिहा जी। बाबा जान वो किताब बंद करते हुए, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। फिर सोचा एक नज़र नूरुल हुदा के कमरा देख लूँ। आइए बाबा जान। वो इनका इशारा समझ कर फ़ौरन खड़ी हो गई। मलिहा से आगे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो एकदम ही पलट कर बोले, तुम नीचे कोई कमरा ठीक करवा लेती। अब वो इतनी रात का थका हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जाएगा। मलिहा चाहते हुए भी ना कह सकी कि आपने ही कहा था नूरुल हुदा के लिए ऊपर कमरा ठीक करवाना। इसे ग्राउंड फ्लोर पर रहना पसंद नहीं। अच्छी बात है ये हुई कि कमरे में जाकर इन्हें मैन मेख निकालने का मौका नहीं मिला। मलिहा ने बड़े ध्यान से कमरा सेट किया था और ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ पहुँचाई थी। वहाँ से बाहर निकले तो सारा मुलाजमों को लॉन में खड़ा करके हदायतें देना शुरू की। जब तक मैं नूरुल हुदा को लेकर एयरपोर्ट से नहीं आ जाता तुम में से कोई सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भटकेगा भी नहीं। बहादुर और नज़ीर, तुम दोनों फ़ौरन गाड़ी रुकते ही नूरुल हुदा का सामान निकाल कर इसके कमरे में पहुंचा देना। और गुलाब खान, वो चौकीदार की तरफ मुड़े, पहले हॉर्न पर ही खेत खुल जाना चाहिए। अगर देर लगी तो याद रखना मेरा राइफ़ल भी को अभी जंग नहीं लगा। और ये ड्राइवर किधर रह गया है, देखो ज़रा, इसने गाड़ी तैयार की है या नहीं। एक मुलाजिम भागा भागा बाहर की तरफ गया, फिर भागते हुए ही वापस आया। जीप तैयार है कर्नल साहब।
फिर जब इनकी गाड़ी गेट पर निकल गई तो हर एक ने सुकून का सांस लिया। कोई मुझे एक गिलास पानी के साथ सर दर्द की टैबलेट देगा? सोफे पर होते हुए मलिहा ने सदा लगाई। इससे इतनी देर तक जागने की आदत नहीं थी, मगर आज तो जागना मजबूरी थी। कुछ देर बाद ही मुलाजिम ने पानी के गिलास के साथ टैबलेट लाकर इसे पकड़ा दी। टैबलेट लेकर मलिहा ने किताब पर से खोल ली। इसने बुझते ही एक बजते ही मलिहा की नज़र वॉल क्लॉक से जैसे चिपक गई थी। इसका ख्याल था कि 1:30 बजे तक कोई तो हर हाल में लोग आ जाएंगे, मगर 2 बजे, फिर 2:30, फिर 2:45 और तंग आकर 3 बजे मलिहा ने एयरपोर्ट इंक्वायरी का नंबर मिला दिया। पता चला फ़्लाइट 3 घंटे लेट थी और ये तो सोचना भी बेकार है कि बाबाजी मुझे फ़ोन करके इतला देते। रिसीवर रखते हुए इसने खुद से कहा। फिर बहादुर और नज़ीर के अलावा इसने सब नौकरों को सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया और खुद लाउंज में आकर सिग्नल सोफे पर बैठ गई। जहाँ वो बैठी थी वहाँ से मैन इंटरेस्ट बिल्कुल इसके की नज़र के सामने थी। दोनों पांव सोफे पर रखे, कुशन गोद में लिए वो सिमट कर बैठी थी। नींद के मारे इसका बुरा हाल था, लेकिन जानती थी अगर नूरुल हुदा के इस्तकबाल को वो बेनफ्स नसीब मौजूद ना हुई तो बाबा जान नाराज़ होंगे। इंतज़ार करना भी मुश्किल काम था। थक कर सोचते हुए अचानक इसके जहन रू बहक गया। आप चाहे कल जवाब दें, परसों, या चाहे क़यामत के दिन, मैं इंतज़ार करूँगा। इस वक्त तो इसे गुस्सा ही आ गया था, मगर अब वह गुमसुम हो गई थी। क्या कि क़यामत के दिन तक किसी का इंतज़ार कर सकता है? इसने खुद से सवाल किया और फिर फ़ौरन ही जवाब भी दे डाला, इम्पॉसिबल। 4:30 बजे के करीब हॉर्न की आवाज़ आई। फ्लाइट टेक ऑफ के वक्त ही लेट हो गई थी। लंदन का मौसम तो आप जानते ही हैं। एयरपोर्ट जाने से पहले अगर आप इंक्वायरी से मालूम कर लेते तो इतनी जहमत ना होती। अगर फ़ारूकी के साथ अंदर आते, नूरुल हुदा न जाने क्या बोलने वाले थे कि सोफे पर बेखबर सो रही लड़की को देखकर चुप हो गए। बाबा जान ने भी इसे देखा। ये इस तरह की सो रही है? वो नागवारी से पास खड़ी मुलाजमा से बोले, जो गाड़ी की आवाज़ पर क्वार्टर से निकल कर पोच में आ गई थी और अब इनके साथ ही अंदर आ रही थी। बाबा जान प्लीज़। इन्होंने आहिस्तगी से इन्हें टोका। फिर मुलाजमा से कहा, तुम जाओ। बाबा जान को साथ लिए इनके कमरे में छोड़कर वो अपने कमरे में जाने के लिए सोफ़े के पास से गुजरते तो गैर इरादी तौर पर बाजू पर लटकाता कोट झटकते हुए इस पर फैला दिया। वो अपने कमरे में आए तो और जूते समेट ही बेड पर लेट गए।